हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है थर्सडे, अगस्त 23, 2018। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है, सिंगल फाइल आर्टिकल है ये, और इसकी हेडिंग है क्वेश्चनिंग मुस्लिम्स लॉयल्टी। मुस्लिम्स लॉयल्टी का मतलब ये होता है, मुस्लिम्स, पहली बात तो ये समझिए कि मुस्लिम्स आया, ठीक है, तो मुस्लिमों का प्लूरल बनाया मुस्लिम्स करके। अब एपोस्ट्रॉफी लगाया, एस किस लिए नहीं लगाया, क्योंकि जब लास्ट में एस आता है, कोई प्लूरल होता है, तो उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाने से उसका मीनिंग आ जाता है कि उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाया, ठीक है, उसमें एस लगाने की लास्ट में जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर बॉयज़ लिखते हैं तो बॉयज़ में अगर एस दिखा है लास्ट में, तो फिर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाने से बॉयज़ क्या एपोस्ट्रॉफी वाला सेंस देगा, एस लगाने की दोबारा जरूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चनिंग मुस्लिम्स लॉयल्टी मतलब मुस्लिमों की लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी या फिर विश्वसनीयता। उस पर प्रश्न पे मुद्दे लिखा है। मुद्दे पे इन्होंने, कौन है ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये लिखा है मोहम्मद आयूब जी ने। तो मोहम्मद आयूब जी ने कहा है कि मुस्लिमों की वफादारी पर प्रश्न, ये मुद्दा है। अब इस पर ये क्या चीज़ें लिखते हैं। ऑन टू फिल्म्स, दो फिल्में हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि एक बीते समय की है और एक प्रेजेंट वर्तमान में रिलीज हुई है, एंड द इंडियन मुस्लिम्स लॉयल्टी, और भारतीय मुस्लिम की लॉयल्टी, मतलब भारतीय मुस्लिमों की क्या लॉयल्टी। भारतीय मुस्लिम का इन द सेंस आप क्या पढ़ेंगे कि भारतीय हैं मतलब भारत में रहते हैं, और मुस्लिम है मतलब कास्ट से मुस्लिम है, ठीक है ना, रिलीजन से मुस्लिम है, कहने का मतलब। तो दो फिल्में जिसमें एक पास्ट की है, एक प्रेजेंट की है, पास्ट और प्रेजेंट जो है, और भारतीय मुस्लिम की वफादारी, ये मुद्दा है जिस पर ये लिखना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज देता हूँ इन सब पूरे टॉपिक का, कि एक मूवी पहले आई थी 1974 के आसपास, और एक मूवी अभी आई है। तो ये कंपेयर करवा रहे हैं कि उनमें क्या था, वो थोड़ी सी स्टोरी भी बताते हैं उनकी हल्का फुल्का, कि क्या किसने रोल निभाया, क्या किया, और उसमें मेन क्वेश्चन क्या किया गया था। उसमें मेन क्वेश्चन किया गया था कि मुस्लिमों की वफादारी, क्या मुस्लिम वफादार होते हैं। सपोज करिए कि एक परिवार का अगर एक बंदा टेररिस्ट हो गया, तो आप क्या करो, पूरे परिवार को आप टेररिस्ट घोषित कर दो, या फिर उनके पूरे समुदाय को टेररिस्ट घोषित कर दो। मान लो कि ठीक है, परिवार में आपको शंका रहेगी, है ना, आप इंक्वायरी करते हो, लेकिन आप जैसे अगर एक मुस्लिम परिवार अगर मान लो कि कोई गलत काम में चला गया, तो आप फिर पूरे मुस्लिम परिवार को ही, जिस मुस्लिम को देखो आप उसी को निशाना बना दो, तो ये रॉन्ग है ना। तो इस चीज़ पर प्रकाश डालने के लिए मोहम्मद आयूब जी ने ये आर्टिकल लिखा है, और बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है, और इसके लिए इन्होंने 3 जबरदस्त एग्जाम्पल दिए हैं, जो कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने इंडियन आर्मी में ऐसी सेवा की जो कि एक हिंदू के लिए मिसाल है। आप सोच सकते हैं कि इतना बेहतरीन सेवा देना आसान बात नहीं है, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित भी किया है ना, मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी स्वर्गीय देहावसान के बाद, मतलब कहने का। तो इतना ज़बरदस्त एग्जाम्पल ये इस बात का संकेत है कि मुस्लिम से धर्म मायने नहीं रखता है। और रही बात आतंकवाद की, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वो चाहे हिंदू हो वो भी टेररिस्ट हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो वो टेररिस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो टेररिस्ट नहीं हो सकता, पर्टिकुलर धर्म का ही व्यक्ति होगा। इन सारी चीज़ों पर और यहाँ पर महमूद आयूब जी ने प्रकाश डाला है। तो आप इसे समझिए और फील कीजिए कि वास्तव में रियलिटी क्या है, और जज करिए। लास्ट में फिर हम कुछ वर्ड्स जो देखेंगे, मतलब वर्ड्स कहने का जो ग्रामर पॉइंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। रिव्यूज़ ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म, रिव्यूज़ समीक्षाएँ ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म, हाल ही में रिलीज़ की गई फिल्म, क्या नाम है उसका, इन्होंने कॉमा से केसी ने पोजीशन से डाला मुल्क। हाल ही में रिलीज़ की गई जो फिल्म मुल्क है, रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाती है, ऑफ 1974 क्लासिक, 1974 के क्लासिक फिल्म की। कौन, गरम हवा, नाम क्या है उसका, फिर केसी ने पोजीशन से डाला, क्लासिक का सा क्लासिक, गरम हवा। 1974 में रिलीज हुई जो गरम हवा मूवी थी, इसकी क्लासिक की याद दिलाती है कौन, मुल्क मूवी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, ठीक है। तो ये पास्ट जो लिखा था मुल्क के लिए, गरम हवा के लिए लिखा था, और प्रेजेंट लिखा है मुल्क के लिए, ठीक है। तो 1974 के आसपास गरम हवा रिलीज हुई थी। तो अब मैं आपको बता दूं, ये केसी ने पोजीशन से मुल्क डाला है, रिलीज्ड फिल्म, फिल्म कैसी, मुल्क, और फिर यहाँ पर भी क्लासिक कैसा, गरम हवा, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिमाइंड मी ऑफ। अब यहाँ पर रिमाइंड वर्ब आया, अब ये वर्ब किसके लिए आई है, रिव्यूज, रिव्यूज, रिव्यूज रिमाइंड मी ऑफ, ये जो समीक्षाएं हैं ये मुझे याद दिलाती हैं, किसकी समीक्षा, तो इन्होंने डाला कि फिल्म की समीक्षा। तो ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये जो हो गया पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, किसका, रिव्यूज का, रिव्यूज की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। कैसे रिव्यूज, जो कि फिल्म हाल ही में रिलीज की गई
फिल्म के रिव्यूज़, ठीक है। तो रिव्यूज़ के बारे में पता लगा, तो ये नाउन है आपका और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। चूंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा है। तो समीक्षाएं जो है वो मुझे याद दिलाती हैं ऑफ 1974 क्लासिक की। अब कैसा क्लासिक, तो फिर इन्होंने लिखा है गर्म हवा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, रिमाइंड मी ऑफ, रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की याद दिलाना तो वो रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग होता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ जो कि एग्जाम में भी आपके बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हाल ही की फिल्म जो मुल्क रिलीज हुई है, इसकी समीक्षा मुझे याद दिलाती है 1974 की क्लासिक की। मुझे याद दिलाना इन द सेंस कि मोहम्मद आयूब जी को याद दिला रही है, मोहम्मद आयूब जी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। तो 1974 की क्लासिक गर्म हवा की याद दिलाती है। अब कैसा ये गर्म हवा है क्या, इन विच, जिसमें द लेट बलराज साहनी, जो बलराज साहनी जी हैं, लेट मतलब कहने का इनकी मतलब डेथ हो गई है, ये गुजर चुके हैं, तो मीन्स कहने का स्वर्गीय बलराज साहनी जी एक्सेल्ड हिमसेल्फ होता है टू डू द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अर्लियर देन यू कैन डू, मतलब कहने का आप जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो वो कर रहे हो पहले की अपेक्षा, पहले आपने जितनी परफॉर्मेंस की उसका सबसे अच्छा रोल देना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि लेट बलराज साहनी एक्सेल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपना सबसे अच्छा योगदान दिया इन द रोल ऑफ सलीम मिर्जा के रोल में, उन्होंने सलीम मिर्जा का रोल निभाया और सबसे अच्छा अपना योगदान दिया, ठीक है। बोथ फिल्म्स, दोनों की दोनों फिल्में, कौन कौन, मुल्क और गर्म हवा, डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी, डील्स विथ मतलब क्या, निपटती हैं, द क्वेश्चन इस प्रश्न से, ऑफ लॉयल्टी मतलब वफादारी का, ऑफ इंडियन मुस्लिम भारतीय स्थान के, भारत में रहने वाले मुस्लिमों के, एंड देयर प्लेस इन द कंट्री, और देयर प्लेस मतलब उनका स्थान क्या है, उनको दर्जा किस हिसाब से दिया गया है कंट्री देश में, उसका मतलब दोनों फिल्मों में केवल वफादारी के एक प्रश्न को डील किया गया मतलब निपटा गया है। कौन सा, भारतीय मुस्लिमों के वफादारी का एक प्रश्न, और साथ में उनका जो देश में स्थान, उनको जो देश में दर्जा दिया गया है वो किस चीज़ का। कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जो शक की नज़र से देखा जाता है, ये भी गलत चीज़ है ना। तो क्योंकि हमारा देश कैसा है, हमारा सेक्युलर देश है, तो इसलिए कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डील विथ आया है, तो डील विथ आपको प्रीपोजिशन ध्यान देना है, डील विथ समथिंग, किसी चीज़ से निपटना, किसी समस्या का सामना करना, ये सारी चीज़। तो यहाँ पर दो प्रश्नों से सामना किया गया है दोनों ही फिल्मों में, क्या है। अब ये यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताएंगे और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि आखिर इन टॉपिक से मतलब ऑथर क्या हाईलाइट करना चाहता है। गरम हवा, अब ये गरम हवा जी की बात कर रहे हैं, विच वाज सेट इन आगरा, जो कि आगरा में बनाई गई थी, सेट की गई थी, ठीक है, जिसकी शूटिंग की गई थी आगरा में। तो गरम हवा, अब इसकी ये गरम हवा के बाद विच से जो डाला है, हु हुम विच दैट एज, जब भी ये 4-5 कंजंक्शन से कोई पर्टिकुलर एक सेंटेंस शुरू हो जाता है, एक क्लास डाल देते हैं, तो वो क्या क्लास कैसा कहलाता है, वो एडजेक्टिव क्लास कहलाता है। हु हुम विच दैट एज, इनसे एडजेक्टिव क्लास बनते हैं। तो यहाँ विच आया है, तो विच से एडजेक्टिव क्लास डाला गरम हवा का। गरम हवा कैसी गरम हवा, विच वाज सेट, जो मूवी स्थापित शूट की गई थी आगरा में, इन द इमीडिएट आफ्टर मैथ ऑफ पार्टीशन। इमीडिएट मतलब होता है तत्काल, आफ्टर मैथ मतलब बाद की सिचुएशन में, ऑफ पार्टीशन मतलब पार्टीशन के, जब पार्टीशन हुआ था देशों का उस समय के तुरंत बाद जो हवा मतलब कहने का जो मूवी सेट की गई थी, मतलब कहने का ये सेट इन मतलब कहने का शूट की गई थी आगरा में, इन द इमीडिएट आफ्टर मैथ ऑफ पार्टीशन, ठीक बाद पार्टीशन के, फोकस्ड ऑन वो केंद्रित थी, ऑन द फोर्स्ड इविक्शन ऑफ सलीम मिर्जा। फोर्स्ड इविक्शन मतलब होता है जबरदस्ती, इविक्शन मतलब होता है निकाल देना, देश से बाहर निकाल देना, ऑफ सलीम मिर्जा का, फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल होम, कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, हिज एंसेस्ट्रल मतलब उनके पूर्वजों के, होम मतलब घर से, ठीक है। तो मतलब कहने का जो कि आगरा में पार्टीशन के तुरंत बाद बनाई गई थी, शूट की गई थी, और ये गरम हवा, ये पूरी इंफॉर्मेशन डाली कि जो पार्टीशन के तुरंत बाद शूट की गई थी, ये गरम हवा मूवी थी जो फोकस्ड केंद्रित थी किस मुद्दे पर, ऑन द फोर्स्ड इविक्शन मतलब जबरदस्ती निकाल देना सलीम मिर्जा को उसके पूर्वजों के घर से, उसके पुश्तैनी घर से, इस मुद्दे पर गरम हवा मूवी क्या थी, फोकस्ड केंद्रित थी। अब इनको क्यों निकाला गया, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ, परिणाम स्वरूप, ऑफ हिज ब्रदर्स माइग्रेशन टू, क्योंकि परिणाम स्वरूप ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाई के माइग्रेशन मतलब स्थानांतरण टू पाकिस्तान, उसका भाई माइग्रेट कर गया था, स्थानांतरित हो गया था पाकिस्तान में, इसके परिणाम स्वरूप उसको उसके पूर्वजों के घर से सलीम मिर्जा को बहिष्कार कर दिया गया था, इसी पर केंद्रित थी ये गरम हवा मूवी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुल्क इज सेट इन प्रेजेंट डे वाराणसी, जो मुल्क है, मुल्क मूवी है, इज सेट इन, ये कहाँ शूट की गई है, इन प्रेजेंट डे वाराणसी, वर्तमान में वाराणसी में शूट की गई है। मुराद के भाई ये कैरेक्टर है मतलब फिल्म का, एक्टर ऋषि कपूर। अब एक्टर ऋषि कपूर ने मुराद का एक्टर निभाया मतलब कहने का कैरेक्टर निभाया। तो मुल्क मूवी जो कि वर्तमान में वाराणसी में बनी थी, उसमें मुराद इज विक्टिमाइज्ड, मुराद को क्या
पीड़ित बना दिया गया है। एंड हिज लॉयल्टी, और उसका जो वफादारी है, उसकी विश्वसनीयता है, वो क्या क्वेश्चन, उस पर प्रश्न खड़ा किया गया है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि वन ऑफ हिज नेफ्यूज, इनकी जो भतीजे थे उनमें से एक बिकम्स हो जाता है आ टेररिस्ट, मतलब एक आतंकवादी, उनके भतीजों में से एक जो है टेररिस्ट हो जाता है। इसलिए मुराद जो है उसकी वफादारी, उसको विक्टिम पीड़ित कर दिया गया, उसको मतलब शोषण किया गया और उसकी वफादारी पर भी प्रश्न खड़ा किया गया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान देंगे, मुराद इज विक्टिमाइज्ड, पैसिव वॉइस, उसके बाद एंड हिज लॉयल्टी क्वेश्चनड। अब मैं बता दूं यहाँ पर कि यही अगर हेल्पिंग वर्ब आगे भी आ रही है तो दोबारा हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना इस तरह होगा, मुराद इज विक्टिमाइज्ड एंड हिज लॉयल्टी इज क्वेश्चनड, उसकी वफादारी पर प्रश्न खड़ा किया गया। और नहीं तो यहाँ पर तो क्या लिखा है, हिज लॉयल्टी क्वेश्चनड का मतलब ये होता है कि उसकी वफादारी ने प्रश्न खड़ा किया, उसकी वफादारी ने नहीं किया प्रश्न खड़ा, बल्कि उसकी वफादारी पर प्रश्न खड़ा किया गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। ठीक है, मतलब लोगों ने प्रश्न किया उसकी वफादारी पर, तो मतलब ये भी पैसिव होगा। तो पैसिव चूंकि पहले है और इसके बाद यही हेल्पिंग वर्ब अगर आगे भी फिट हो रही है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डालने की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन बन भी चुका है और इस तरह का सेंटेंस नो एरर जा चुका है एसएससी की तरफ से पर्टिकुलर। ठीक है ना, और अदर कॉम्पिटिटिव में आप दे सकते हैं, वहां भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि मुराद इज विक्टिमाइज्ड एंड हिज लॉयल्टी इज क्वेश्चन लिखा है ये। ठीक है, तो उसकी वफादारी पर भी प्रश्न खड़ा किया गया, बिकॉज क्योंकि वन ऑफ हिज नेफ्यूज। अब मैंने बताया था वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है प्लूरल आता है, इसलिए नेफ्यूज आया है। ठीक है, और वर्ब कैसे आएगी, वन के अकॉर्डिंग आएगी। तो वन नाउन और पहला प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन वन हो गया, ये आपका वर्ब को डिसाइड करेगा, तो बिकम्स आया है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। आगे पढ़ते हैं, द लार्जर क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा प्रश्न, दैट बोथ फिल्म्स रेज, जो कि दोनों की दोनों फिल्में, दोनों की दो मूवीज रेस खड़ा करती हैं। तो लार्ज क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रश्न, दैट जो कि दोनों मूवियां खड़ा करती हैं। अब वो कौन सा क्वेश्चन है, तो ये लार्जर क्वेश्चन जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आया है। ठीक है ना, तो और दैट क्लॉज से इन्होंने क्या डाला, इन्होंने एडजेक्टिव क्लॉज, मतलब कहने का ये आपका फ्रेज डाला है, दैट बोथ फिल्म्स रेज, एडजेक्टिव क्लॉज है ये। मैंने बताया था हु विच दैट एज से आपका एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ता है। तो ये दैट बोथ फिल्म्स रेज, जो प्रश्न दोनों की दोनों मूवियां खड़ा करती हैं, कौन सा प्रश्न, वो बड़ा सा प्रश्न, इज है, क्या है, द सेम, वो सेम है। दोनों ही प्रश्नों में, दोनों ही मूवीज में वो प्रश्न क्या है, वो क्वेश्चन बड़ा सा, वो सेम बना हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है ये बता रहे हैं आगे, कैन इंडियन मुस्लिम, क्या भारतीय मुस्लिम, एवर भी, कभी भी, लॉयल, वफादार हो सकते हैं, टू द कंट्री, देश के लिए, क्या भारतीय मुस्लिम कभी भी देश के लिए वफादार हो सकते हैं, लॉयल टू समबडी, किसी के प्रति वफादार, फैथफुल टू समबडी, प्रीपोजिशन टू इज फिक्स हियर। ओके, तो कैन, क्या भारतीय मुस्लिम कभी भी वफादार हो सकते हैं, मतलब देश के लिए, और या मस्ट दे फेस, कि मस्ट माने क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या उन्हें, या फिर क्या उन्हें फेस करना चाहिए मिसट्रस्ट, मतलब अविश्वास, एंड हॉस्टिलिटी, और शत्रुता की भावना, मेनली बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि, ऑफ देयर रिलीजन, उनका धर्म है। मतलब कहने का कि क्या वो कभी भी देश के प्रति वफादार हो सकते हैं भारतीय मुस्लिम, या फिर वो हमेशा उनको मिसट्रस्ट, मतलब अविश्वास पे और शत्रुता की भावना को झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, केवल इसलिए क्योंकि उनका धर्म मुस्लिम है, इस कारण से, केवल उनके धर्म के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मुस्लिम, उनके धर्म के कारण। तो ये मीनिंग है यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं द नी जर्क आंसर, नी जर्क मतलब होता है बिना सोचा समझा, आंसर मतलब जवाब, टू दिस, इस मुद्दे, मतलब इस प्रश्न का बिना सोचा समझा जवाब इज है, क्या है, दैट की टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, एंड एक्ट्स, और वो काम करता है, ऑफ एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, और हर एक व्यक्ति के कार्य, शुड नॉट टार्निश, वो नहीं, मतलब एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, इंडिविजुअल होता है पर्टिकुलर एक व्यक्ति, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के कार्य जो हैं, शुड नॉट टार्निश, उसे नहीं खराब करना चाहिए, द इमेज, मतलब छवि को, ऑफ एन इंटायर कम्युनिटी, पूरे के पूरे समुदाय की। मतलब कहने का, अगर बिना सोचा समझा हम जवाब दें तो ये होगा, मतलब अगर हम रैंडमली जवाब दें, तत्काल रूप से बिल्कुल सीधा जवाब देना चाहें तो यही है इसका जवाब, इज है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के जो कार्य हैं वो उसे नहीं खराब करना चाहिए, पूरे के पूरे समुदाय की छवि, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसके पूरे समुदाय की छवि उससे खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट लेकिन दिस इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त तो नहीं है ये तर्क। हेयर आर 3 रिफ्यूटेबल पार्ट्स ऑफ एविडेंस। अब देखिए इस सेंटेंस को, ये क्या है, इन्वर्जन का रूल लगा यहाँ पे, और इसको कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। इस सेंटेंस को इस तरह लिखा जाना चाहिए था, 3
इरिफ्यूटेबल पार्ट्स ऑफ एविडेंस आर हेयर। यहाँ पर मतलब कहने का 3 अखंडनीय भाग, साक्ष्यों के 3 अखंडनीय भाग यहाँ हैं। तो आपको लिखना क्या चाहिए था, 3 इरिफ्यूटेबल पार्ट्स ऑफ एविडेंस आर हेयर। लेकिन जब इस तरह सेंटेंस आता है, लास्ट में आपका प्लेस एडवर्ब बैठा है, तो आप कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हो। हेयर को सबसे पहले AR को बीच में और फिर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देते हो। तो हेयर आर 3 इरिफ्यूटेबल पार्ट्स ऑफ एविडेंस। यहाँ पर 3 अखंडनीय भाग हैं साक्ष्यों के। साक्ष्य दे रहे हैं जिसके अखंडनीय, इरिफ्यूटेबल, जिसको आप खंडन नहीं कर सकते, जिनको आप बेतोड़ हैं, मतलब कहने का जिनको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो 3 एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, 3 साक्ष्य दे रहे हैं। दैट शो, जो कि दिखाते हैं, दैट द लॉयल्टी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, मतलब कहने का जो वफादारी है भारतीय मुस्लिमों की, शुड बी बियॉन्ड डाउट, वो संदेह से परे होनी चाहिए। अभी ये कह रहे हैं कि क्या संदेह किया जा सकता है, लेकिन ये फिर यहाँ पे कहते हैं कि दैट दिस इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है। और 3 इसके अखंडनीय पार्ट्स हैं ऑफ, मतलब साक्ष्यों के 3 अखंडनीय भाग हैं। दैट शो, जो कि दिखाते हैं क्या, कि भारतीय मुस्लिम जो हैं वो बियॉन्ड डाउट हैं, वो क्या है, भारतीय मुस्लिमों की वफादारी जो है उस पर संदेह नहीं किया जाता। उसके लिए 3 एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 3 इरिफ्यूटेबल पार्ट्स हैं जो कि दिखाते हैं साक्ष्यों के, ठीक है। तो अब आप बताइए यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट क्या, यहाँ पे आपको एविडेंस लग रहा होगा, तो एविडेंस तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या SEIS आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर आप ये देखिए, एंटीसीडेंट क्या यही है कि कुछ और है। शो क्या दिखाते हैं बताइए, शो दैट, वो दिखाते हैं, तो दिखाने का काम एविडेंस नहीं करते हैं। इरिफ्यूटेबल पार्ट्स, जो साक्ष्यों के अखंडनीय भाग हैं, वो दिखाते हैं। तो ठीक है, तो आपका एंटीसीडेंट ये होगा, ना कि ये होगा। तो इसके पहले का जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, इरिफ्यूटेबल पार्ट्स ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों के जो अखंडनीय भाग हैं वो दिखाते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका एंटीसीडेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर शो आया है, इसीलिए SEIS नहीं लगा, क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, तो अब आप समझ पाएंगे कि हमेशा जो दैट के पहले होता है वही एंटीसीडेंट नहीं होता, बल्कि उसके दैट के बाद जो वर्ब आती है, आपको ये फिक्स करना है कि वो वर्ब किसके लिए आई, जिसके लिए वो वर्ब आई है वही आपका एंटीसीडेंट माना जाता है। कभी कभी एंटीसीडेंट थोड़ा दूर बैठा होता है, तो वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरनी पड़ेगी। हम आगे बढ़ते हैं और 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि इन्होंने देने का प्रयास किया है, और शानदार एग्जाम्पल है, आप देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा। फर्स्ट इज ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ऑफ डोगरा रेजिमेंट। पहले कौन है, पहले हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ऑफ ये डोगरा रेजिमेंट के हैं, ब्रिगेडियर हैं, और कहने का मतलब इनको इन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो पहला एग्जाम्पल ये कौन, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का दे रहे हैं। ये है कौन, फिर केसी ने पोजीशन से इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, जो सबसे ऊंची पदवी के अधिकारी थे, किल्ड इन इंडिया पाकिस्तान वार, जो भारतीय पाकिस्तान का युद्ध जो था ऑफ 1947 to 48 का, 47 से 48 का, उसमें मारे गए थे। एट द एज ऑफ 35, 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में सबसे उच्च पद के अधिकारी थे, जो भारतीय पाकिस्तान के युद्ध में 1947 के 48 का जो हुआ था उसमें मारे गए थे। ठीक है, जिनको मतलब कहने का जो किल किए गए थे। ठीक है ना, कौन है इनका नाम, मोहम्मद उस्मान है। ठीक है ना, तो ही वाज पॉस्ट्यूमसली होता है मरणोपरांत। ठीक है, ही वाज पॉस्ट्यूमसली अवॉर्डेड, वाज और अवॉर्डेड, वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव, वह उन्हें पुरस्कृत किया गया था मरणोपरांत। अवॉर्डेड द महावीर चक्र, अवॉर्ड समथिंग, ठीक है, उन्हें महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और महावीर चक्र क्या है, अब इन्होंने फिर से केसी ने पोजीशन से इंफॉर्मेशन डाली। द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है फॉर ब्रेवरी, बहादुरी का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड महावीर चक्र से इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत की इंग्लिश क्या होगी, पॉस्ट्यूमसली अवॉर्डेड। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। और महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला कौन है, परम वीर चक्र है ना, तो परमवीर चक्र। तो आप आगे पढ़ते हैं, लेस नोन इज द फैक्ट, कम जानकारी है, इज द फैक्ट, इस सच्चाई की, दैट की ड्यूरिंग पार्टीशन, इस सच्चाई की बहुत कम जानकारी है कि ड्यूरिंग पार्टीशन, जब हमारा पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, उसके दौरान रिपीटेड अटेम्प्ट्स, लगातार प्रयास, वेयर मेड, किए गए थे, बाय मुस्लिम लीग लीडर, मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा। ये बहुत कम सच्चाई जाननी, मतलब कि पता है लोगों को कि पार्टीशन के दौरान कई सारे प्रयास किए गए थे मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा। एंड और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, बाय जिन्ना हिमसेल्फ, खुद जिन्ना के द्वारा भी प्रयास किए गए थे। मतलब मुस्लिम लीग के लीडर्स के द्वारा तो किए गए थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनके अनुसार हम माने कि जिन्ना के द्वारा भी प्रयास किए गए थे
टू परसुएड प्रोत्साहित करने का, हिम उनको, हिम माने यही मोहम्मद उस्मान जी को प्रोत्साहित करने का, प्रेरित करने का, टू चूज पाकिस्तान की वो पाकिस्तान को चुने, विद द प्रोस्पेक्ट इस प्रस्ताव के साथ, कैसे प्रेरित किया गया था, इस प्रस्ताव के साथ, ऑफ बीइंग अपॉइंटेड कि उन्हें नियुक्त किया जा रहा है द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्हें आर्मी स्टाफ का पहला चीफ, पहला मुख्य नियुक्त किया जाएगा। इस प्रस्ताव के साथ उन्हें प्रेरित किया गया था पाकिस्तान को चुनने के लिए कि आप पाकिस्तान में आ जाओ, आपको आर्मी चीफ का पहला स्टाफ, मतलब आर्मी स्टाफ का पहला चीफ नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ही रिफ्यूज्ड, और इन्होंने खंडन कर दिया, मना कर दिया था, बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट इनकी वचनबद्धता के कारण, टू अ सेक्युलर इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष भारत, एक धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रति इनकी वचनबद्धता के कारण इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, तो रिफ्यूज कर देना, देखिए डिनाई होता है खंडन करना, जहां पे आप मतलब सीधी सीधा खंडन करते हो, रिफ्यूज करना होता है और डिक्लाइन करना होता है कि किसी चीज को लेने से, स्वीकार करने से मना कर देना, ताकि उसको भी बुरा ना लगे, आपका भी काम बन जाए। तो इन्होंने क्या रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट किया था टू अपने सेक्युलर इंडिया धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रति। ठीक है, कमिटमेंट टू समथिंग, तो ये टू प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देते रहना लगातार। जब आप 10 बार 15 बार देखोगे कमिटमेंट की स्पेलिंग हमेशा याद हो जाएगी, COMMIT कमिट और MENT मेंट, इस हिसाब से। ठीक है, उन्होंने खंडन किया। हैड ही दिस ब्रिलियंट ऑफिसर लीव्ड, अगर यह ब्रिलियंट ऑफिसर शानदार मतलब अधिकारी लीव्ड जिंदा होते, ही मे हैव बिकम इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम COS मतलब कहने का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये क्या होते हैं, मे हैव उनकी संभावना होती, बिकम होने की, भारत के पहला मुस्लिम चीफ स्टाफ आर्मी स्टाफ का पहला मुस्लिम चीफ होने की इनकी संभावना होती अगर ये ब्रिलियंट ऑफिसर अभी जिंदा होते। तो आप देख रहे हो, हैड दिस ब्रिलियंट ऑफिसर लिव्ड, हैड दिस ब्रिलियंट ऑफिसर को क्या लिख सकते हो, इफ दिस ब्रिलियंट ऑफिसर हैड लिव्ड, ये परफेक्ट है, तो आगे आपका वुड हैव आना चाहिए, तो वुड हैव की जगह मे हैव, कुड हैव, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बस मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, हम लोग वुड हैव प्रेफर करते हैं, लेकिन मे हैव, कुड हैव, ये आपके जिस हिसाब से आप सेंस देना सकते हो वैसा आप यूज कर सकते हो, गलत नहीं माने जाते। ठीक है ना। द सेकेंड इज ऑफ हविलदार अब्दुल हामिद ऑफ ग्रेनेडियर रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट के दूसरा एग्जाम्पल कौन है, हवलदार अब्दुल हामिद है। अब हवलदार की स्पेलिंग भी नहीं आती ना, तो ध्यान दे लीजिए, नहीं तो हवलदार की स्पेलिंग अगर आ जाएगी तो गलत हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, आबरा का डाबरा की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है, तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि किस चीज़ की स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी, बिल्कुल किसी भी चीज़ की स्पेलिंग पूछा जा सकती है। जब आबरा का डाबरा आपके शायद 10+2 या CGL के एग्जाम में पूछा गया था, और ये समथिंग 2010-1 के 10 या 11-12 के आसपास पूछा गया था। जब आप समझ सकते हैं कि अगर आबरा का डाबरा की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, तो आप इमेजिन करिए कि किस प्रकार से स्पेलिंग पूछी जा सकते हैं। कोई भी स्पेलिंग पूछी जा सकती है, आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी। इसलिए हवलदार की स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, VILDAR होता है, WAL करके गलत कर देंगे आप। तो दूसरा कौन है, हवलदार अब्दुल हामिद हैं ऑफ ग्रेनेडियर रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट के। ठीक है, सिंगल हैंडेडली एक ही हाथ से, विथ हिज रिकॉयलस गन, रिकॉयलस होता है मतलब कहने का घूमने वाली गन के द्वारा, आगे पढ़ते हैं हम, सिंगल हैंडेडली मतलब कहने का एक हाथ से, विथ हिज रिकॉयललेस गन, अपनी घूमने वाली मतलब रिकॉयल घूमने वाली ना घूमने वाली जो आपकी रिकॉयललेस गन है, ही पुट आउट ऑफ एक्शन 6 पाकिस्तानी, इन्होंने आउट ऑफ एक्शन कर दिया, निष्क्रिय कर दिया 3 पाकिस्तानी को। निष्क्रिय करना मतलब मार के गिरा दिया 3 पाकिस्तानी टैंक्स को। ठीक है, टैंक्स को निष्क्रिय करना, आदमी होता तो क्या करते कि वो मारते, लेकिन अब ये कह रहा है टैंक को आउट ऑफ एक्शन करना मतलब निष्क्रिय कर देना। ठीक है, तो ही पुट आउट ऑफ एक्शन 6 पाकिस्तानी टैंक्स, इन्होंने रिकॉयल गन के द्वारा ही सिर्फ 6 पाकिस्तानी टैंकों को क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। इन द बैटल ऑफ खेमकरन के युद्ध में, आर्ग्यूएबली तार्किक रूप से, द मोस्ट डिसाइसिव एनकाउंटर ऑफ 1965 इंडिया पाकिस्तान वार, ये आर्ग्यूएबली अगर तार्किक रूप से देखें, द मोस्ट डिसाइसिव सबसे ज़्यादा निर्णायक एनकाउंटर मुठभेड़ थी ऑफ 1965 इंडियन पाकिस्तान वार की, 1965 के भारतीय पाकिस्तान के युद्ध की। डिसाइसिव एनकाउंटर मतलब निर्णायक मुठभेड़ का मतलब ये होता है कि उसी से डिसाइड होना था कि हमारा रिजल्ट भारत जीतेगा कि नहीं, इसलिए हम कहते हैं उसे कि डिसाइसिव एनकाउंटर था, निर्णायक मुठभेड़ थी, मतलब उसी से निर्णय स्थापित हो जाना था। तो उन्होंने क्या किया, सिंगल हैंडेडली रिकॉयललेस गन से ही 6 पाकिस्तानी टैंकों को निष्क्रिय कर दिया था खेमकरन के युद्ध में, और तार्किक रूप से ये क्या था, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का सबसे निर्णायक मुठभेड़ थी। ठीक है, एनकाउंटर मुठभेड़।
आगे पढ़ते हैं। ही वॉज किल्ड, वह मारे गए, वाइल जब, अटेम्प्टिंग प्रयास कर रहे थे, टू डिस्ट्रॉय समाप्त करने का या नष्ट करने का, द सेवंथ सातवें, 6 टैंकों को निष्क्रिय करने के बाद वो 7वें को करने का जब प्रयास कर रहे थे तब वो मारे गए थे। अब्दुल हामिद वाज पॉस्थ्यूमसली अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, अब्दुल हामिद जी को मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया परमवीर चक्र से, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, जो कि भारत का सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान है, ठीक है ना। ही वाज 32, ये 32 साल के थे जब इन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मिसाल अगर आप दें तो आपको जो मतलब लॉयल्टी की चक्कर फालतू की बातें होती हैं, लॉयल्टी तो गई बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी जब ऐसे लोगों की बात होती है ना। द थर्ड ऑफ, अब जो बचा है 2 के अलावा वो तीसरा आप सुन लीजिए तब आपको पता लगेगा। द थर्ड इज ऑफ कैप्टन हनीफुद्दीन, तीसरे कौन है? कैप्टन हनीफुद्दीन थे ऑफ राजपूताना राइफल्स के, राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन थे, जिनका तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। अब ये कौन? राजपूताना राइफल्स के हु वाज किल्ड वाइल, वो मारे गए। अब देखिए हु आया तो किसी व्यक्ति के लिए आया होगा, अब राजपूताना राइफल आपका ये एंटीसीडेंट होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। हनीफुद्दीन, कहां के? राजपूताना राइफल के हनीफुद्दीन हु वाज किल्ड, जो मारे गए थे। राजपूताना राइफल नहीं मारी गई थी, हनीफुद्दीन। तो सोचिए एंटीसीडेंट इतना दूर बैठा हुआ है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि वर्ब किसके लिए आती है, जिसके लिए वर्ब आएगी वही आपका एंटीसीडेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ठीक है। तो मारे गए कौन? हनीफुद्दीन, है ना। तो हनीफुद्दीन के लिए हु आया है, ठीक है। तो हनीफुद्दीन जो कि मारे गए थे व्हाइल जब लीडिंग ए यूनिट, जब वो एक इकाई, एक यूनिट, एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, एट ए हाइट ऑफ 18,500, 18,500 फीट की ऊंचाई पर, ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल के युद्ध के दौरान, इन 1999 में। मतलब कहने का वो तब मारे गए जब वो एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे 18,500 फुट की ऊंचाई पर कारगिल की लड़ाई में 1999 में, वाइल जबकि प्रयास कर रहे थे टू इविक्ट द इनेमी, शत्रुओं को निकालने का, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन, मतलब कहने का रणनीतिक स्थिति से, रणनीतिक स्थिति से जब वो शत्रुओं को निकालने का प्रयास कर रहे थे 1999 के कारगिल के युद्ध के दौरान, 18,500 की ऊंचाई में एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए कैप्टन हनीफुद्दीन मारे गए थे। अब स्ट्रेटेजिक पोजीशन से शत्रु को निकालने का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है, कारगिल के युद्ध जैसे हो गया है ना, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे युद्ध होते हैं, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि शत्रु की स्थिति बहुत ऊंची होती है, ऐसी स्थिति में होता है जहां पर वो दूर दूर तक निशाना लगा सकता है। तो उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन से उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है कि कहीं वो वहां से दूर हटे, ताकि हम लोगों को भी बचाव का रास्ता मिले ना। तो कभी कभी क्या होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन में, रणनीतिक स्थिति, मतलब कब क्या होता है कि जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां पर शत्रु अगर अच्छी स्थिति में है तो वो दूर दूर तक निशाना लगा सकता है। तो क्या होता है कि उसको उस स्थिति से दूर करने की प्रयास किया जाता है, ताकि आखिर जो आर्मी वाले हैं वो भी उस पर निशाना लगा सकें और उनको कुछ बचाव के लिए भी मिल सके। नहीं तो क्या होता है कि उनके सोल्जर्स आर्मी वालों को ज़्यादा मारे जाते हैं और उनकी स्थिति, चूंकि टेररिस्ट की स्थिति अच्छी होने के कारण वो क्या कर पाते हैं, वो अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाते हैं। तो वही है कि स्ट्रेटेजिक इस मतलब पोजीशन से शत्रुओं को बाहर निकालने में 1999 के कब, कारगिल युद्ध के दौरान 18,500 फीट की ऊंचाई पर जब ये घटना हो रही थी, वो एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, है ना, और तभी वो मारे गए थे जब वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन से उनको निकालने का प्रयास कर रहे थे। ही वाज 25, वो 25 साल के थे। ही वाज पॉस्थ्यूमसली अवॉर्डेड द वीर चक्र, उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री सेना सम्मान है। एंड द एरिया, और वो जो क्षेत्र था, वेयर ही डाइड, जहां पर वो उनका मतलब वो मरे थे, वाज रीनेम्ड, उसे फिर से नामित कर दिया गया सब सेक्टर हनीफ, सब सेक्टर हनीफ के नाम से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे DIED है वर्ब की सेकंड फॉर्म, डाइड, यहाँ पर क्या करता है DEAD कर देगा, DEAD डेड, जो कि आपका ये मतलब कहने का वर्ब नहीं होता, इसलिए आपका यह एरर का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वर्ब की जगह वर्ब ही आपको रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि वर्ब दिया है कि एडजेक्टिव डाल रखा है, क्या डाल रखा है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। दीज आर 3 मोस्ट सेलिब्रेटेड मुस्लिम्स। सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेटेड मतलब जश्न मनाना नहीं होता। सेलिब्रेट का मतलब यहाँ पर जब वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है तो सेलिब्रेटेड का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज फेमस फॉर हिज गुड क्वालिटीज, अपने अच्छी क्वालिटीज के लिए जो प्रसिद्ध हो उसे कहते हैं सेलिब्रेटेड। इसीलिए हम कहते हैं सेलिब्रिटीज, मतलब वो अच्छी अपनी क्वालिटीज के लिए फेमस होते हैं, जो फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 3 मोस्ट सेलिब्रेटेड मुस्लिम मार्टिर्स, मार्टिर्स मतलब होता है शहीद, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध 3 मुस्लिम शहीद हैं। हु, जो कि डाइड, वो मरे,
फाइटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए लड़ते, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए, ठीक है। दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, विथ देयर ब्लड, अपने खून से, द क्वेश्चन, प्रश्न का, दैट गरम हवा एंड मुल्क रेज, जो ये पिक्चर गरम हवा और मुल्क प्रश्न, जिस प्रश्न को ये खड़ा करती हैं दोनों पिक्चरें, उस प्रश्न का जवाब इन्होंने अपने रक्त से दिया है, ठीक है। आई एम सर्टेन, ये महमूद जी कह रहे हैं, मोहम्मद जी कह रहे हैं, जिन्होंने, मोहम्मद आयूब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूं, देयर आर मैनी मोर, ऐसे बहुत से हैं, सच मार्टिर्स, ऐसे शहीद हैं, हु आर नॉट सो वेल नोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। देयर नंबर्स, इनकी संख्या, वुड बी मच ग्रेटर, और भी ज़्यादा होगी, इफ़ मुस्लिम, यदि मुस्लिम, कैसे मुस्लिम, नाउ बेयरली 3% ऑफ आर्म फोर्सेज, जो कि सेना में केवल 3% हैं, हेड काउंट, अगर हम मोटा मोटी गिनती करें तब, अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल फिगर, मतलब अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगर हम मोटा मोटी गिनती करें, 3% केवल आर्म फोर्सेज जो हैं वो मुस्लिमें हैं, तो ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है यदि ऐसे मुस्लिम वेयर रिप्रेजेंटेड, मतलब कहने का रिप्रेजेंट को पेश किया जाए इन द आर्म फोर्सेस, मतलब सेनाओं में, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या के अनुपात में, इनकी जनसंख्या के सापेक्ष अगर इन्हें प्रस्तुत किया जाए फोर्सेज में, तो ऐसे मुस्लिमों की कमाई, मतलब और ज़्यादा संख्या हो सकती है, ऐसे शहीद, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे जो लोग देश के लिए जो मर मिटे या फिर जिन्होंने मिसाल बन गए लोगों के लिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी के लिए ऐसे सोल्जर्स मिसाल हैं, है ना, जिन्होंने की आवश्यकता से अधिक वीरता दिखाई और वीरगति को प्राप्त हुए देश के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं कि ये एक उदाहरण है। तो आज इनकी, जब इनकी बात आती है तो ये लॉयल्टी की तो कोई बात ही नहीं होती, है ना। ये मिसाल है कि धर्म मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि कर्तव्यनिष्ठा और भावना, बस यही मायने रखता है, ठीक है ना। तो ये था आज का आर्टिकल जो कि महमूद आयूब जी ने आपके सामने पेश किया। आई होप आपको पसंद आया होगा, जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताइए। बाकी हम आगे वर्ड्स पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने रिमाइंड समबडी ऑफ का ऑफ प्रीपोजिशन देखा था, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। और बाकी कैसे एडजेक्टिव क्लास होते हैं, हु, विच, दैट, एज से जुड़ते हैं, है ना, और पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, उसका सब्जेक्ट वर्ब सब होता है और विशेषता बताता है, ये भी आपने जाना आज, है ना। और रेगुलरली हम बताते रहते हैं, कभी हाईलाइट नहीं कर पाते, तो टॉपिक पे डिपेंड करता है। जब टॉपिक थोड़ा इजी होता है तो वहाँ पर बताने में ही टाइम निकलता है, और जब अगर टॉपिक ही टफ है तो उसे समझाने में इतना टाइम निकल जाता है। अगर हम सोचेंगे कि हम वर्ड्स मीनिंग या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दें तो पता लगा 1 घंटे या 1.5 घंटे का टॉपिक हो गया, आपको भी बोरिंग लगने लगता है। तो कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा प्रयास रहता है। एक्सेल योरसेल्फ क्या होता है, टू डू एक्सट्रीमली वेल एंड इवन बेटर देन यू यूजुअली डू, जो भी आप आम रूप से करते हो उससे और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छा करना, तो अपना सर्वोत्तम प्रयास देना, तो एक्सेल योरसेल्फ होता है, ठीक है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ समथिंग क्या होता है, द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट, स्पेशली ए वार एंड एक्सीडेंट, किसी वार या एक्सीडेंट के बाद जो स्थिति होती है उसे हम इन द आफ्टरमैथ ऑफ समथिंग कहते हैं, ठीक है, घटना के बाद की स्थिति। नी जर्क रिस्पॉन्स होता है प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, जो बिना सोचे समझे अचानक से निकला है, विदाउट एनी सीरियस थॉट, THOUGHT है यहाँ पे, ठीक है, बिना सोचे समझे अचानक से कोई जो जवाब निकल जाता है वो नी जर्क रिस्पॉन्स होता है। टार्निश क्या होता है, टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति के बारे में अगर किसी के कोई अच्छे विचार हैं उसको कहने का, उसके विचारों को नष्ट कर देना, मतलब छवि को बिगाड़ देना, टार्निश होता है। टार्निश द इमेज बहुत ज़्यादा आता है। इमेज के लिए कभी भी वर्ड, अगर आपको बुरा इमेज करने के लिए वर्ड चूज करना है तो टार्निश वर्ड अगर ऑप्शन में दिया तो इसी को चूज करेंगे। टार्निश द इमेज इज द बेस्ट वर्ड फॉर इमेज, है ना, सभी को बिगाड़ने के लिए टार्निश वर्ड सबसे अच्छा है। पुट समबडी आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ एक्शन कर देना, मतलब एक्शन ना ले पाए इस हिसाब से कर देना, तो आउट ऑफ एक्शन करना मतलब कहने का निष्क्रिय कर देना, ठीक है। डिसाइसिव क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, अंतिम परिणाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, डिसाइसिव कहते हैं, महत्वपूर्ण या निर्णायक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेलिब्रेटेड क्या होता है, फेमस फॉर हैविंग गुड क्वालिटीज, हैविंग मतलब रखने के लिए, अच्छी क्वालिटीज, अच्छे गुणों को रखने के लिए जो फेमस होता है उसे सेलिब्रेटेड कहते हैं, अच्छे गुणों के लिए प्रसिद्ध। तो ये थे वर्ड मीनिंग्स, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।